जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका तैयारी वर्ल्ड के सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, है ना। स्वास्थ्य ठीक होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हम लोगों का फंडामेंटल राइट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में समाप्त कर दिया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित टॉपिक हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी ये चैनल जो है प्लेटफॉर्म अपने उन सहयोगियों को शेयर कर दीजिएगा जो कि तैयारी जो करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज से संबंधित। इस प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क रूप में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और कोशिश ये रहेगा कि बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आज का, फंडामेंटल राइट, उसको समझते हैं। उसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे, क्या है, क्यों है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है ना। और किस भाग के अंतर्गत किस चीज़ को शामिल किया गया है और कितने प्रकार के जो है फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार हैं, कहाँ से लिया गया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं। इसे जो है संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है और अनुच्छेद इसमें जो है 12 से लेकर 35 तक है। देखिए हम लोग जो पिछली क्लास कंप्लीट किए थे, भाग 1 हो चुका है ना, जिसमें कि संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। फिर भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। फिर उसके पश्चात जो है भाग 3 12 से लेकर 35 तक इसमें पढ़ना है। ठीक है। मूल अधिकार का जो सिद्धांत है, सबसे पहले ये समझते कि ये है क्या, मूल अधिकार क्यों जरूरी है, हमें पढ़ना क्यों है ना, ये सारी चीजें। जैसा कि इसके शब्द से ही समझते हैं कि इसके शब्द में क्या लिखा है, मूल और अधिकार। मूल अधिकार, इसको ऐसे तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए आप कि इसका तात्पर्य ये निकल कर आता है कि मूल का मतलब क्या होता है, भौतिक, मतलब आधारभूत, है ना, विशेष, अति आवश्यक। और अधिकार का तात्पर्य ये होता है कि किसी एक पक्ष का दूसरे पक्ष के प्रति वे दायित्व, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि वे वह बाध्यता जिससे दूसरे पक्ष का जो है नैतिक या फिर कानूनी जो है उस पर दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो मूल अधिकार को इसका विकास जो है ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन का अधिकार पत्र की घोषणा की, उससे जो है माना जाता है। और भारत में मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो अगर इसे आसान शब्द में समझें तो यह आवश्यक इसलिए है कि मूल का तात्पर्य होता है आधारभूत, अधिकार में उन अधिकारों को शामिल किया गया है, उन विषयों को शामिल किया गया है जिससे कि मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास हो सके। अधिकार में कौन कौन से हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ये सारे विकास जो है मनुष्य के हो सकें, इसलिए जो है इन्हें मूल अधिकार के रूप में कहा गया है। अर्थात ये तो शब्द को तोड़कर समझा गया, और अगर इसे परिभाषा के रूप में लिखा जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि मूल अधिकार नागरिकों के वे दावे हैं जो कि जिस या फिर जिसके माध्यम से उनके जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार राज्यों के नागरिकों के प्रति वे दावे हैं, मतलब वे कर्तव्य हैं, सॉरी, राज्यों के कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति जो बाध्यकारी हैं, जिससे कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। दरअसल में यह सिद्धांत इसलिए विकसित हुआ है कि कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे हम अपने जीवन को ले लें तो हमारे जीवन में कुछ मूलभूत ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो कि अत्यंत ही जरूरी हैं, जिससे कि हमारा जीवन चल सके और हमारा विकास हो सके। जैसे भोजन आवश्यक है ना, रहने के लिए निवास होना चाहिए, और उसी के साथ साथ में हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं, हमें अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए जो है स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, है ना। दूसरे लोगों की भावनाओं को भी सुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक व्यवहार भी हैं, उनको जो है अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। धार्मिक जो है मान्यताएं हैं। तो इस प्रकार से, अर्थात आप कह सकते हैं कि मूल अधिकार
वे क्षेत्र हैं या फिर वे अ, राज्यों के विरुद्ध वे दावे हैं किसी नागरिक के जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है ना। अगर परिभाषा के रूप में इसको वो किया जाए तो क्या है मूल अधिकार? राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इनकी प्रकृति देखकर, क्योंकि ये राज्य शब्द राज्यों के खिलाफ है, इन्हें राजनीतिक रूप में माना गया है। यद्यपि सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। जब हम अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे उसमें इस बात का जो है उल्लेख किया जाएगा। लेकिन ये क्या है? राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। राजनीतिक विकास, और ये संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान किए गए हैं, है ना, कि इनका जो है अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है ये क्या है? ये वाद योग्य है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। अर्थात इनके उल्लंघन पर किसी व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि फिर से एक बार इसकी परिभाषा को समझते हैं कि मूल अधिकार नागरिकों के राज्य के विरुद्ध वे दावे हैं जिसके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास होता है या फिर उनके जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए वह अत्यंत आवश्यक है ना। ये है इसकी परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मूल अधिकार का संविधान में कहाँ पर प्रावधान है और किस तरीके से कौन कौन से अनुच्छेद उनके लिए रखे गए हैं। अच्छा, सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि मूल अधिकार जरूरी क्यों है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? जब उसे, उस व्यक्ति को पढ़ने लिखने, घूमने टहलने, है ना, खेलने कूदने, हर एक चीज की जो है आजादी हो, स्वतंत्रता हो। अर्थात स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपको किसी, आपको या फिर किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को, यदि स्वतंत्रता ना हो कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप लोगों से मिल नहीं सकते हैं, आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, वो कार्य नहीं कर सकते हैं, तो क्या है? आपका विकास नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता, समानता, है ना। जाहिर सी बात है कि देश के सभी नागरिक एक समान हैं, इसलिए उनमें समानता भी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या राजनैतिक हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि भेदभाव किया जाता है या फिर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है किसी एक वर्ग विशेष के प्रति, दूसरे वर्ग विशेष को जो है प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? उस एक समूह का विकास रुक जाएगा और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, है ना। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो चाहे सरकार हो, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से। ये चीज, ये कुछ मूलभूत चीजें होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। चाहे वह, फिर उसके बाद इसके पश्चात आ जाता है कि धार्मिक मान्यताएं, है ना। जैसे आपका या किसी भी व्यक्ति का समाज में जो नजरिया है समाज को लेकर, धर्म को लेकर, विश्वास को लेकर, वह कैसे विकसित हुआ है? लोगों से बातचीत करके, पढ़कर, लिखकर, है ना, देखकर, उसे एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से, और साथ साथ में उस धर्म के जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करके। ये भी आवश्यक है, इस प्रकार की भी स्वतंत्रता, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मूल अधिकार जरूरी इसलिए होते हैं ताकि नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। जब नागरिकों का सर्वांगीण विकास होगा तो उसके बाद क्या होगा? राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा। मानव संसाधन जो है ये प्रभावकारी तरीके से जो है अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे,
कोई पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बनेगा, कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, है ना, अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए। और साथ में समानता, स्वतंत्रता यदि होगी तो राष्ट्र का जो भाईचारा है, जो शांतिपूर्ण माहौल है, वह भी व्यवस्थित तरीके से चलेगा। समाज, राष्ट्र में हिंसा कम होगी। यदि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति प्राथमिकता दी जाती रहेगी एक वर्ग को, तो उससे क्या होगा, दूसरे वर्ग में असंतोष उत्पन्न होगा, इससे कहीं ना कहीं से राष्ट्र को चुनौती उत्पन्न होगी। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है कि जब सर्वांगीण विकास होगा तो उससे क्या होगा, उससे कुल मिलाकर राष्ट्र का सर्वांगीण जो संप्रभुता है वह विकसित होगी, और उसके पश्चात सभी क्षेत्रों में राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि जो नागरिक होते हैं, नागरिक ही राष्ट्र के संसाधन होते हैं। संसाधन होते हैं, है ना। अतः नागरिकों का विकास, सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। जब ये विकसित होंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास होगा। और इसी के साथ में क्या, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय जो हैं, आंतरिक सुरक्षा, और इसी के साथ साथ में जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है। क्यों? क्योंकि जब नागरिक संतुष्ट होंगे, उनको समानता प्राप्त होगी, स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और वे राष्ट्र के प्रति अपने आप को, अपने समूह को, अपने जिस समूह से वो बिलोंग करते हैं, यदि ये मानते हैं कि हाँ उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो वे गौरवान्वित महसूस होते हैं। व्यक्ति का गौरव आप कह सकते हैं। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार जो है व्यक्ति के गौरव को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार की जो पुरानी धारणा है कि हाँ एक वर्ग या फिर एक समूह श्रेष्ठ है, दूसरा वर्ग, दूसरा समूह श्रेष्ठ नहीं है, मूल अधिकार जो है उसको खंडित करते हैं वैज्ञानिक तरीके से। और अंततः इन सब का परिणाम क्या होता है? इन सब का सम्मिलित परिणाम होता है राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, है ना, जो कि हमारा अंतिम लक्ष्य है। राष्ट्रीय विकास, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मूल अधिकार क्यों जरूरी है, ये जब आप मूल अधिकार पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, एक एक उसके जो सेक्शन है उसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे, तो आप इस कथन से आप सहमत हो जाएंगे कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है, ताकि नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके, राष्ट्र की सुरक्षा हो सके, राष्ट्र का जो है दूसरे देशों के प्रति जो है व्यवहार है वह प्रभावकारी तरीके से लागू किया जा सके। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, उस समय मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान कौन से थे, ना, इस बात की चर्चा करते हैं। मूल संविधान में 1950 की हम चर्चा कर रहे हैं। उन्नीस 1950 में 7 मूल अधिकार शामिल किए गए थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। पहला है समानता का अधिकार। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, है ना, यहां पर समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, अर्थात 12 और 13 इसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार किसके द्वारा लागू किए जा रहे हैं, किसके अधिकार हैं, किसके दावे हैं, किसके विरुद्ध? नागरिकों के दावे हैं राज्य के विरुद्ध। तो राज्य क्या है?
इस बात की परिभाषा हमें होना आवश्यक है। अनुच्छेद 12 के माध्यम से इस बात को परिभाषित किया गया है कि राज्य में किन किन संस्थाओं को शामिल किया गया है। और फिर 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर या फिर मूल अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी या फिर न्यायपालिका मूल अधिकारों से उल्लंघन से संबंधित विधियों को शून्य घोषित करेगी, है ना। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है उसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में की गई है। अभी हम लोग इस पर भी व्यापक स्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में। यहाँ पर मूल संविधान की भी बात हो रही है, वर्तमान संविधान की नहीं। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मूल अधिकार दिया गया है वह है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में शामिल किया गया है। इसको समझते हैं, समानता क्यों जरूरी है ना। देखिए, राष्ट्र के दृष्टिकोण में, राष्ट्र की नजर में सभी नागरिक समान हैं। यदि किसी एक विशेष वर्ग या समूह के प्रति या किसी क्षेत्र के लोगों के प्रति भेदभाव किया जाएगा तो वह क्या है, उससे जो है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, है ना, अभी हमने पीछे जो है चर्चा किया, वह बाधित होगा और यह उचित भी नहीं है। संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया गया है और उस समानता को लागू करने का जो प्रावधान है मूल अधिकार में शामिल किया गया है। कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, जिसमें तमाम प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। फिर स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अच्छा, समानता और स्वतंत्रता दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, है भी। पूरा का पूरा मूल संविधान जो है, मूल अधिकार एक दूसरे से संबंधित ही है, एक दूसरे को कनेक्ट करके ही आगे बढ़ रहा है। ये नहीं है कि इसके कुछ अलग आदर्श हैं, उसके कुछ अलग आदर्श हैं। शब्द भले ही भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन इन सबका एक मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के विकास के लिए नागरिकों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। जैसे समानता, यदि नागरिकों के बीच में समानता रहेगी, है ना, कि सभी नागरिक समान हैं किसी भी कार्य करने के लिए, जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह को भी है। स्वतंत्रता को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चों को कोई कार्य करने के लिए अधिकार है और 80 बच्चों को कार्य करने के लिए अधिकार नहीं है। तो समानता और स्वतंत्रता दोनों तो अप्लाई हो रही है वहां पर ना। लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से क्या इसके प्रावधान है, हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। समानता जहां पर भेदभाव को खत्म करती है ना। समानता की अगर बात करें तो इसकी क्या परिभाषा है? समानता की बात के अंतर्गत इस तथ्य को शामिल किया जाता है कि यदि समान लोगों के बीच में, है ना, जितने लोग हैं समान, जिनके बीच में समानता की बात की जा रही है, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जा सके या फिर किसी प्रकार के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति हो किसी विशेष समूह के लिए, तो वह क्या है? समानता की स्थिति है ना। यदि किसी विशेष समूह के लिए आपने विशेषाधिकार रख दिया कि अच्छा आपको ये प्रिविलेज है, तो उससे क्या है, दूसरे समूह को आपने समानता नहीं दिया, है ना। समानता का तात्पर्य ये होता है कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये होता है कि जितने लोगों के बीच की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, उन लोगों पर स्वतंत्रता समान रूप से लागू की जाएगी। जितनी स्वतंत्रता जिस समूह को दी जाएगी, वह उस समूह के द्वारा उतनी स्वतंत्रता का पूरा उपयोग किया जाएगा। यह नहीं है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी स्वतंत्रता आपको मिली है उतनी ही स्वतंत्रता दूसरे भी व्यक्ति को, दूसरे भी नागरिक को दी गई है। ये चीजें ध्यान में रखना, है ना। स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए दूसरी की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करना। ये नहीं है कि संविधान, मूल अधिकार ने आपको अधिकार दे दिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लाइसेंस मिल गया है ना। इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जिसमें 19 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, 20 के बारे में, 21, 22, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र के द्वारा जो है संविधान में मूल अधिकार के माध्यम से शोषण के विरुद्ध जो सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 23 और 24 कहता है कि शोषण नहीं होगा, शोषण के समाप्ति की बात की गई है।
कौन कौन से शोषण की समाप्ति की बात की गई है? क्यों? क्योंकि जैसे शोषण अगर किसी समूह का होगा, किसी व्यक्ति का होगा, किसी वर्ग का होगा, तो उससे उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा, है ना? राष्ट्र को आर्थिक हानि होगी। ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, इसे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दिया गया है। इसके अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है, क्यों शामिल किया गया है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द, है ना, इस बात की चर्चा की गई है। उसको यद्यपि संविधान में बाद में शामिल किया गया संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन मूल अधिकार में धर्मनिरपेक्षता के गुण जो है, लक्षण पहले से प्रतीत होते हैं और ये शामिल किए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता, सभी लोगों की बात की जा रही, सभी धर्म के लोगों की बात की जा रही कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें संस्थानों के प्रबंधन की बात हो, धार्मिक आचरण की बात हो, है ना, इन सब की चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्र का अपना कोई धर्म भी नहीं होगा। बात सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की नहीं की जा रही है, यहां पर धर्मनिरपेक्षता की भी बात की जा रही है ना। जो नागरिक हैं उनको तो अपने जीवन में धार्मिक स्वतंत्रता है ही, लेकिन उसी के साथ साथ में राष्ट्र का किसी धर्म विशेष के प्रति कोई विशेष जो कर्तव्य है वह नहीं होगा, उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, जो होगा सबके प्रति समान रूप से होगा। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है, मूल अधिकार, है ना, शिक्षा बहुत ही आवश्यक है समाज के विकास के लिए, ये भी चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के विशेषज्ञों ने संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से शिक्षा का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, अर्थात किसी व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का, उसे संचित करने का, उसे प्रबंधित करने का। क्यों? क्योंकि संपत्ति के माध्यम से व्यक्ति का जीवन जो है आगे बढ़ता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, ये चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं रहेगा, संसाधन नहीं रहेगा, तो क्या करेगा अपने जीवन में? कोई विकास के कार्य नहीं कर सकता है। आगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात उपरोक्त जितने भी मूल अधिकार की बात की गई है यहाँ पे, उन सभी अधिकारों को लागू करने का अधिकार, अर्थात उन्हें लागू करवाने का अधिकार, और न्यायपालिका के माध्यम से रिट जारी करने से संबंधित अधिकार है। ये स्वयं में एक खुद का मूल अधिकार है, ये चीज ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 32। लेकिन ये 7 मूल अधिकार तो मूल संविधान में दिए गए हैं, इस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। 6वें मूल अधिकार को, अनुच्छेद 31 को, संपत्ति का जो मूल अधिकार है, इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया है, अर्थात मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है। उपरोक्त में से अभी कितने अधिकार बचे हैं मूल अधिकारों की अगर बात की जाए, तो अभी वर्तमान में कुल मिलाकर 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भाग 3 से हटा दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम। आगे बढ़ते हैं। और संपत्ति का अधिकार इसमें विधिक अधिकार है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले समानता के अधिकार की चर्चा करते हैं। इस समानता का अधिकार क्या है और इसके बारे में संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 14 से लेकर 18 तक, है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं, इससे संबंधित जो प्रावधान है। सबसे पहले ये जानते हैं कि अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की परिभाषा में किनको शामिल किया गया है? केंद्र एवं राज्य की जो विधायिकाएं हैं, कार्यपालिका है,
और जो उससे संबंधित जो अन्य संस्थाएं हैं जो कि विधिक अधिकार रखती हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 12 हो गया और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह इस बात की चर्चा की गई है कि संसद के द्वारा कोई भी निर्मित विधि, यदि कोई भी विधि निर्मित की जाती है संसद के द्वारा, तो वह उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का हनन करती है या फिर अतिक्रमण करती है। तो इसमें क्या कहा गया है? उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जहां तक वह मूल अधिकार का अतिक्रमण करेगी। कोई भी विधि, यहां पे कोई भी विधि की बात की गई है ना। और विधियां बनाई किसके द्वारा जाती हैं? विधायिका के द्वारा, चाहे वह केंद्रीय विधायिका की बात हो या फिर राज्य विधायिका की। ये इससे संबंधित ढेरों सारे विवाद भी रहे हैं। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों का भी जो है उनका एक रक्षक है ना। और यह शक्ति है किसके पास? यह शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है। अर्थात विधियों का परीक्षण कौन करता है? कोई भी विधि जो है संसद के द्वारा निर्मित हुई या फिर राज्यों के विधानमंडल द्वारा निर्मित की गई है, उससे संबंधित जो कि वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं कि नहीं, किस सीमा तक करते हैं, इसका जांच और परीक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी, है ना। तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक परीक्षण की जो है शक्ति प्राप्त होती है। इसके उसको समझते हैं कि इसके शब्द जो है इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो है महिला सुरक्षा से संबंधित कोई भी अधिनियम पारित किया गया, उदाहरण के रूप में लीजिए, और उसमें कुल मिलाकर 12 अनुच्छेद हैं, मतलब 12 जो है आर्टिकल उसमें शामिल किए गए हैं। उसमें से 11 आर्टिकल जो है ये मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं यदि, और सिर्फ जो एक मूल अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इसमें ये मूल अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो यहां पे ध्यान में रखना होगा कि पूरा यह विधेयक शून्य नहीं माना जाएगा, यह अधिनियम पूरा शून्य नहीं माना जाएगा। यह सिर्फ जो इसका भाग मूल अधिकार को सीमित कर रहा है, सिर्फ उसे समाप्त किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ये शब्द लिखा गया है, उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी कोई भी विधि जहां तक वह मूल अधिकार का अतिक्रमण करती है या फिर अतिक्रमण करेगी। ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है? विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण, है ना, अनुच्छेद 14। फिर 15 में जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यहां पर एक शब्द है कि सिर्फ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इस बात को रोका गया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन किन आधारों पर? सिर्फ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। अगला जो है 16वां, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। मतलब सरकारी सेवाओं से संबंधित जो प्रावधान है उनमें जो है समानता रखी जाएगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम संविधान के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात नहीं की जा रही है। समाज में क्यों? क्योंकि आपको एक प्रशासनिक दृष्टिकोण रखना है, प्रशासनिक नजरिया रखना है। लोग किस मानसिकता से या फिर किस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, वो उनके अपने सिद्धांत हो सकते हैं। यहाँ पर पठन पाठन की बात की जा रही है, तो ये ध्यान में रखना होगा जो सिद्धांत हैं वे किस तरीके से प्रावधान में शामिल किए गए हैं। और हाँ, उनसे संबंधित जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं, वर्तमान में जो कंसर्न है, उस पर चर्चा की जाएगी और उनको दूर करने के प्रयास की भी बात की जाएगी, ऐसा नहीं है।
कोई संस्थान यदि अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहा है, संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं उनका पालन नियमों कानूनों का कर रहा है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है, सिद्धांतों की बात करना। व्यवहारिक जो चुनौतियां हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो अनुच्छेद 16 के माध्यम से क्या कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अंत की बात करता है, छुआछूत के जो समाप्ति की बात की जाती है ना। फिर अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो समानता का जो अधिकार है, आप देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, इसके माध्यम से क्या किया गया है, इसके माध्यम से भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की गई है ना। और इसी आधार पर समता या फिर समानता लागू करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो समता का अधिकार है, इसी का तात्पर्य है कि समानता का अधिकार, ये नहीं कि समानता शब्द अलग होता है, ठीक है, समानता, है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में, जिसमें कि इसी टॉपिक पर आगे चर्चा होगी। और उम्मीद है कि आप लोग जो है आज की क्लास को समझे होंगे बेहतर तरीके से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।